अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बहुत आसान होता है कि पहले आप कौमी असासा औने पौने करें, यानी खोखला करें, और उस कौमी असासे को उसके बाद अपने दोस्त यारों के अंदर तकसीम कर दें। बिल्कुल इसी अंदाज में पीआईए, जिसको सफेद हाथी बना दिया गया, उस सफेद हाथी की अब बोलियां लग रही हैं। अचंभे की बात यह है कि अमेरिका में बैठ के नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि उनकी बेटी ने, यानी मलका आलिया ने या शहजादी ने बादशाह सलामत से कहा कि अब्बा हुजूर, क्यों ना हम पीआईए को खरीद के पंजाब एयर का नाम दे दें। अ, अब्बा हुजूर ये कह रहे हैं कि क्यों ना कोई कोई और किसी और एयरलाइन के नाम से इसको चला दिया जाए। यानी बातें ये हो रही हैं, तजवीज़ ये दी जा रही है कि पीआईए को हम खरीद लेते हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कहती है पीआईए को हम खरीदेंगे। यानी हुकूमतें अब एक नेशनल फ्लैग कैरियर को खरीदने की बातें कर रही हैं। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो एफपीसीसीआई हो, उन्होंने भी बोली लगा दी है कि हम पीआईए को खरीदेंगे। उसके साथ ही मैं देख रहा था कि कबीर ग्रुप के जो चेयरमैन है, चौधरी औरंगजेब साहब, जिन्होंने जो आजकल न्यूज वन के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि 10 अरब में अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी पीआई को खरीद रही है, जो सुनो न्यूज के मालिक हैं, तो हम 20 अरब की बोली लगाते हैं। साथ ही जो और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनकी नजरें पीआईए पर लगी हैं और रालें टपक रही हैं कि पीआईए हमें दे दी जाए। लेकिन अल्टीमेटली इस पीआईए को चलाने में, बतौर नेशनल फ्लैग कैरियर इसको बनाने में, वो जो बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस का कॉन्सेप्ट था, उसको हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने हाथों से गवाया है। मनपसंद के लोगों को बीच में तैनात करके, अब वहां पर लोगों को नौकरियां दे के, अपना वोट बैंक तगड़ा करके पीआईए की जड़ों को खोखला करने वाले हम हैं। ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट मेनी ईयर्स तकरीबन को 25 वज़राए निजकारी आए हैं, जिन्होंने पीआईए की निजकारी के लिए प्लान्स तो बहुत बनाए कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली प्राइवेटाइज नहीं हो सका क्योंकि इसके अंदर बहुत से सियासी लोगों के इंटरेस्ट शामिल हैं। आज अब्दुल अलीम खान साहब, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा है, सब जानते हैं कि आईपीपी किसने बनाई। सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करके अब्दुल अलीम खान साहब को कौन लेकर गया। और उसके बाद अब्दुल अलीम खान साहब जो है, आज अगर नेशनल असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं और कैबिनेट में हैं, वजीर हैं, तो फिर किसकी सपोर्ट से और किसकी आशीर्वाद से हैं। आज अब्दुल अलीम खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर वो कहने लगे कि मेरा काम पीआईए चलाना नहीं है, मेरा काम पीआईए को बेचना है। यानी गोया कि पीआईए को समझ लीजिए ओएलएक्स पे लगाया हुआ है, और ओएलएक्स पे पीआईए को रिजर्व प्राइस जो 85 अरब है, उस पर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। 700 अरब का खसारा है, फ्लीट बहुत बड़ा है, लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, मुलाजमीन हैं, उन मुलाजमीन का पेट भी भरना है, फ्लीट को भी मैनेज करना है, 700 अरब के खसारे को भी देखना है। कौन 85 अरब में पीआईए को खरीदेगा? कोई 10 अरब की बोली लगा रहा है, कोई 20 अरब की बोली लगा रहा है, इससे आगे बात जा नहीं रही है। अलीम खान साहब ने आज अपनी वजारत की परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को बताते हुए कहा कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मुझसे कौन बेहतर जानता है कि बिजनेस कैसे करना है, लेकिन मेरा काम इस पीआईए का बिजनेस नहीं है, मेरा काम पीआईए को चलाना नहीं है, मेरा काम पीआईए को बेचना है। और फिर वो कहते हैं कि ये जो अभी तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो पा रहा, इसकी बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी केयर टेकर गवर्नमेंट की है, क्योंकि पीआईए को बेचने का जो फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क है, वो इंटरम गवर्नमेंट ने बनाया था, और उस वक्त की निगरान हुकूमत जो है वो इस पे काम करके गई थी। उसी फ्रेमवर्क के तहत मामला चल रहे हैं। नया फ्रेमवर्क तो हमने बनाया नहीं, नया कुछ किया ही नहीं है। और उस वक्त की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, यानी रिसेंट, ये केयर टेकर गवर्नमेंट किसकी थी वो भी सब जानते हैं, रोजे रोशन की तरह। यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने वाला कौन था और केयर टेकर गवर्नमेंट को दवाम कौन दे रहा था। उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर भी नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त, यानी उनके साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो उनके लिए जेल की हवा भी खा के आए और उसके बाद वो शायर भी बन गए। मुख्तलिफ मुशायरों के अंदर, सूफी फेस्टिवल्स के अंदर हम उनको अशार पढ़ते हुए, इनकलाबी बनते हुए, सूफी मनश दरवेश की सूरत में हम देखते हैं। और उनका नाम फवाद हसन फवाद है। फवाद हसन फवाद साहब ने उस वक्त जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया, वो तने तनहा नहीं बनाया, बल्कि उसके लिए कुछ कंसल्टेंट्स की मदद ली गई। और कागजात ये बताते हैं कि उन कंसल्टेंट्स को तकरीबन 2.25 अरब रुपए जो है वो थमाए गए, सिर्फ पीआईए के निजकारी के लीगल फ्रेमवर्क के लिए 2.25 अरब रुपए थमा दिए गए। 2.25 अरब सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए कि क्या लीगल फ्रेमवर्क होगा, किसके तहत उसको बेचा जाएगा, और बोली लग रही है 10 अरब रुपए की। अब सिर्फ पीआईए को बेचने का फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया, बल्कि पीआईए का न्यूयॉर्क के अंदर एक होटल है जिसका नाम रूजवेल्ट होटल है। रूजवेल्ट की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी यकीनन को फ्रेमवर्क बनाया गया। और अब देखना तो यह है ना कि उस फ्रेमवर्क के लिए कंसल्टेंट्स कौन हायर किए गए और उनको कितने पैसे दिए गए। और फिर देखने की बात तो यह भी है
कि वही फवाद हसन फवाद साहब जो नवाज शरीफ साहब का दस्ते रास्त हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत क्लोज रह के काम करते रहे, वो आजकल हैं कहाँ? और क्या उनको भी कोई पूछेगा? केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर तो गंदम स्कैंडल भी आया, और गंदम व्हीट स्कैंडल के जो जो बड़ा चार्ज है वो लगता रहा जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब के ऊपर, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। जाहिर है काबीना को चेयर तो वो कर रहे थे और कैबिनेट के डिसीजंस थे। तो अनवारुल हक काकड़ साहब की बासपुरस अभी तक क्यों नहीं हो रही, और उनको कौन बचा पाता है? यानी अल्टीमेटली अब्दुल अलीम खान साहब ने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो अपनी ही निगरान हुकूमत के ऊपर, जिसके ऊपर एक तासुर था ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट असल में किसी की ईमा पर आई है, किसी की आशीर्वाद पे आई है और किसी को सपोर्ट कर रही है, और फिर इसी केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर के अंदर फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बन गई। तो उसी केयर टेकर गवर्नमेंट को चार्जशीट किया, वो केयर टेकर गवर्नमेंट जिससे मुतालिक ये तासुर है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की गवर्नमेंट थी, इसको बनाने वाली एस्टैब्लिशमेंट थी, यानी अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट को चार्जशीट कर रहे हैं। आप अपने आप ही को चार्जशीट कर, यानी कुल मिला के अगर खुलासा देखा जाए तो एक ही लोग हैं सारे। वो नवाज शरीफ हो, वो मरियम नवाज हो, वो फवाद हसन फवाद हो, वो शहबाज साहब हो। अचंभे की बात तो ये भी है कि वफाक पीआईए के इंतजाम को चला रही है, वफाकी इदारा है, यानी शहबाज शरीफ साहब चचा हुजूर पीआईए को चला नहीं पा रहे, और भतीजी जनाब अली उसी पीआईए को खरीदार, यानी चचा बेच रहा है और भतीजी खरीदार है, छोटा भाई बेच रहा है और बड़ा भाई खरीदने की तैयारी कर रहा है। अब बेचने वाले कौन है पीछे? जाहिर है वही होते हैं जिनके पास ताकत होती है, जो मालिकान होते हैं। और खरीदने वाले कौन है? जो उनके मंजूर नजर होते हैं, वो कोई भी हो। मैं कहता हूँ एफपीसीसीआई से लेकर ब्लू वर्ल्ड सिटी तक और ब्लू वर्ल्ड सिटी से लेकर कबीर ग्रुप तक, सब लोग वही हैं। ये वही गिने चुने लोग हैं जो सरकार की आशीर्वाद से या किसी कर्ता धर्ता की आशीर्वाद से काम कर रहे होते हैं। तो ये खुलासा है पीआईए की निष्कारी का, पीआईए को प्राइवेटाइज करने का। ख्वाब तो बहुत देखे गए हैं, लेकिन पीआईए को अगर औने पौने दामों बेचना ही है तो फिर जैसे, और मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पे, मैं इस चीज का हामी हूँ कि इस तरह के इदारों को प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या प्राइवेटाइजेशन के तहत जो है आउटसोर्स करके बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है, क्योंकि उसमें लोगों के स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका बिजनेस इन्वॉल्व होता है। जब इसको बिजनेस मॉडल के तहत चलाया जाएगा तभी रेवेन्यू स्ट्रीम के अंदर को प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकेगा। अगर इसको इसी तरह से चलाया जाएगा तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह नहीं, सफेद हाथी बनता रहेगा। लेकिन इसको बेचेगा कौन और खरीदेगा कौन, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।